बच्चों अभी हमारा 4th नंबर सॉल्ट है, वो है वॉशिंग सोडा, जो केमिकल मिलता है सॉल्ट से। 4th नंबर है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO310H2O, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। Na2CO310H2O, ठीक है। ये कैसे मिलता है हमें वॉशिंग सोडा? तो आपको पता होगा, आपने बेकिंग सोडा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बेकिंग सोडा में पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो, तो आपको वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है। ये आप पढ़ के आए हो, अभी कल वाले लेक्चर में ये चीज आपने पढ़ी है कि बेकिंग सोडा को हीट करने से आपको वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो अब इससे हमें ये मिल गया हमें, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। सो ये जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिला इसको हीट करने से, तो सोडियम कार्बोनेट को आप खुला छोड़ देते हो हवा में, मतलब आप इसे खुला छोड़ देते हो, तो वो क्या होता है, उस पे पानी एक्ट करता है, ठीक है। सो उस पे पानी एक्ट करेगा, और जब इस पे पानी एक्ट करेगा तो ये Na, ठीक है, पानी एक्ट करेगा और ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप रिक्रिस्टलाइजेशन, एक टॉपिक आएगा जो हम एंड में लेंगे इस चैप्टर के, उसमें आप देखोगे रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सो फिलहाल अभी इतना देखो कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, अगर आप इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे सोडियम कार्बोनेट का, तो आपको वॉशिंग सोडा मिलेगा। ये है सोडियम कार्बोनेट, और ये 10H2O उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहा है, उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और ये हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो इट इज अ बेसिक सॉल्ट, इसका जो नेचर है बेसिक होता है। और यहाँ देखो हमने फॉर्मूला लिखा है Na2CO3 + 10H2O gives Na2CO3.10H2O, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। इसके यूजेस हैं, ये हमें ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है वॉशिंग सोडा। ऑब्वियसली ये मतलब वॉशिंग सोडा आपको पता है कि भाई डिटर्जेंट्स में, सोप्स वगैरह में यूज होता है, तो सफाई के काम में जैसे। सो इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स एक केमिकल है जो फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है। बोरेक्स एक सोडियम से बनता हुआ एक कंपाउंड है, ठीक है, सिंपल केमिकल है जो सोडियम से बनता है, तो ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। बोरेक्स इज नॉट इन योर कोर्स, तो फिलहाल आप इतना याद रखो, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, ठीक है, घरों में साफ सफाई, डिटर्जेंट, सोप सब यूज होते हैं। इट इज यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में, मतलब वाटर को सारा जो खारापन निकालने में ये मदद करता है, ठीक है। सो इतना आप ध्यान रखो कि जब सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है, हीटिंग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ देते हैं तो वो रिक्रिस्टलाइज होके वॉशिंग सोडा बनाता है। और यही इस पे हमने पढ़ा, वॉशिंग सोडा पे हमने Na2CO310H2O पे पढ़ा, ठीक है। सो दिस वाज योर टॉपिक रिगार्डिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा 2 स्टेप्स में मिलता है। पहला स्टेप NaCO3 को हीट किया, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, और दूसरा स्टेप है उसका रिक्रिस्टलाइज होना। रिक्रिस्टलाइज होएगा तो ये हमारा वॉशिंग सोडा होगा। वो क्या था? वो सोडियम कार्बोनेट है, एग्जैक्टली ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। सो वॉशिंग सोडा बनता है, इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ हाइड्रेट भी जुड़ जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन की मदद से जुड़ता है। इसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का सॉल्ट है ये। इसके यूजेस देख लिए, रिक्रिस्टलाइजेशन एग्जैक्टली हम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट केमिकल है जो हम पढ़ेंगे, जो कि सॉल्ट से मिलता है, वो है पीओपी। ठीक है, द फिफ्थ केमिकल वी आर गेटिंग फ्रॉम सॉल्ट, पीओपी, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो इसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4, हेमी मतलब हाफ और हाइड्रेट मतलब H2O। ठीक है, सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है फॉर्मूला हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का। ठीक है, सो ये कैसे बनता है? ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O। जिप्सम एक ऐसा कंपाउंड है जो सीमेंट बनाने में मदद करता है। सीमेंट में ये जिप्सम डलता है। जिप्सम की प्रॉपर्टी है हार्ड, वो एकदम से हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्डनेस है इसकी प्रॉपर्टी। सो कैसे बनता है पीओपी? सो ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा टेम्परेचर को दो यूनिट्स में लिख सकते हैं, सेल्सियस में या केल्विन में। सो 273 केल्विन बोलो या 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सो जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हम जब जिप्सम को, सॉरी 373 है, 373 केल्विन है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या तो 373 केल्विन पे, तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है। वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और पीओपी बन जाएगा। देखो ये जिप्सम है, CaSO4, सॉरी ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और पीओपी बन जाएगा। मैं आपको एक यहाँ दिखाती हूँ। जैसे आपने जिप्सम को हीट किया, ठीक है, सो CaSO4 2H2O, आपने क्या किया, इसको हीट किया। अब क्या करेगा, ये अपने, ये जिप्सम है तो ये अपने मॉलिक्यूल्स थोड़े लूज कर देगा, थोड़े से मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है ना, उसमें से वो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का लूज कर देगा और आधा मॉलिक्यूल रखेगा। सो हाफ H2O प्लस, और कितना लूज कर देगा, 1.5 H2O लूज कर देगा। ठीक है, सो ये बना आपका पीओपी। ठीक है, सो आप जब जिप्सम को हीट करते हो तो वो हीट होके 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पे हीट होता है, वाटर लूज कर देता है और वो पीओपी बन जाता है। तो इस तरह से ये पीओपी बना। सो पीओपी बनने के इस तरह से हमें पीओपी मिलता है। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, मेरी वहां भूल थी, मैंने सुधार कर लिया। अच्छा, ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स पीओपी। पीओपी बन जाता है। पीओपी इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग। तो जो मिला, मैंने आपको वहाँ कंपाउंड दिखाया कैसे मिला, हाफ H2O वाला, तो एक्चुअली वो वाइट पाउडर मिलता है जब हम उसे हीट करते हैं जिप्सम को। तो जिप्सम को हीट करने के बाद हमें मिलता है वाइट पाउडर, जिसका नाम होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। So POP is a white powder. On mixing with water, it changes into gypsum. अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। जैसे POP हमें हीट करने से मिला, तो अगर मैं POP मुझे कैसे मिला, मैंने जिप्सम को हीट किया तो मुझे POP मिल गया, व्हाइट पाउडर। अब मैं इस व्हाइट पाउडर में अगर पानी डाल दूंगी तो मुझे वापस जिप्सम मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, सो POP is a white powder. On mixing with water, it changes in gypsum. वापस वो जिप्सम में बदल सकता है। जब आप POP, ये देखो CaSO4 हाफ H2O को जब उसमें पानी मिलाओगे 1.5 H2O, सो आपको वापस जिप्सम मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही हम आपको क्यों बता रहे हैं, व्हाइट पाउडर वापस जिप्सम बनेगा। सो जो आपको पता होगा हॉस्पिटल्स में बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो POP मतलब प्लास्टर लगाता है डॉक्टर। ठीक है, प्लास्टर लगाता है तो एक्चुअली वो जिप्सम ही होता है। वो प्लास्टर कितना सख्त होता है, सॉलिड होता है,
सो वो ऐसा ही होता है, पीओपी में पानी मिला दिया जाता है और वो एकदम से ऐसे सख्त सा प्लास्टर बन जाता है, ठीक है। सो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिया जाता है, जो व्हाइट पाउडर होता है उसमें पानी मिला दिया जाता है और फिर वो हमें मतलब जिसको फ्रैक्चर हुआ होता है उसको लगाया जाता है कि उसकी बोन्स एकदम मतलब सही जगह पे आ जाए, ठीक है। सो इतना हार्ड होता है वो, इसलिए मतलब लगाया जाता है कि बोन्स हिले नहीं, शेप में रहे, ठीक है। सो डॉक्टर यूज इट टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। किसी की बोन्स फ्रैक्चर में किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको सपोर्ट दे, इतना हार्ड होता है, मैंने आपको पहले बताया जिप्सम इज अ हार्ड सब्सटेंस, सीमेंट को हार्ड बनाने में काम आता है, ठीक है। सो वो इसलिए हाथ पे लगाया जाता है या पैर पे जहां पे भी फ्रैक्चर हुआ हो, ताकि वो हार्डनेस प्रोवाइड करे और बोन अपनी जगह पे ही रहे, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, इवन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज वगैरह बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल्स बनाने में, इवन गणपति के टाइम गणपति लाते हैं। सो ये एक्चुअली व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है। पानी मिला के एकदम से ऐसे हार्ड से सब्सटेंस बना देते हैं, गणपति वगैरह भगवान की मूर्तियां बनती है, फिर से कलर कर देते हैं, ठीक है। सो टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, और फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ मतलब घर की दीवारें या छतें, हम बोलते हैं ना मैंने पीओपी कराया, मैंने घर में पीओपी कराया, तो इसका मतलब क्या, हमने सरफेस को स्मूथ कराया, हमने उसको स्मूथ करा दिया, ठीक है। तो एकदम मतलब तो हम भाई हार्ड था सरफेस, हमने स्मूथ करा। पीओपी को आप टच करके देखो एकदम स्मूथ सा सरफेस होता है, ठीक है। सो आप क्या कराते हो, पीओपी कराते हो, आप अपना सरफेस स्मूथ कराते हो घर का, ठीक है। सो दिस वाज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4 जब जिप्सम हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पे, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं और पीओपी बनता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए इक्वेशन भी लिखी थी। इसके बाद पीओपी एक व्हाइट पाउडर है, आप चाहो तो यहाँ पे वो लिख सकते हो, मैंने लिखा था यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद पीओपी एक व्हाइट पाउडर है जिसको मिक्स करके वापस जिप्सम में चेंज कर सकते हो। ये पीओपी, ये वाटर और मिला आपको जिप्सम, ठीक है। क्या क्या यूजेस हैं, डॉक्टर इसे फ्रैक्चर बोन सपोर्ट करने में काम लेता है, टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स और सरफेस स्मूथ बनाने में, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट केमिकल फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी एक ही टॉपिक रहा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बच्चों अभी हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसा शब्द आया था आगे, मैंने आपको कहा था बाद में डिस्कस करते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो वो समझने से पहले सॉलिड्स के बारे में समझ लो, ठीक है। तो सॉलिड्स जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड, ठीक है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड दो तरह के होते हैं, सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होता है एमोर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल, ठीक है। सो अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स उसमें इरेगुलर होते हैं, मतलब इस तरह से कुछ भी कोई भी पैटर्न होता है, कोई भी पैटर्न होता है। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, क्रिस्टलाइन में एकदम परफेक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एकदम टाइटली, मतलब टाइटली पैक्ड तो वो भी है, पर यहाँ एकदम स्ट्रक्चर जो आयन्स हैं वो एकदम अच्छे से रेगुलरली अरेंज होते हैं, ठीक है, एकदम रेगुलरली अरेंज। ऐसा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको डायमंड वगैरह में देखने मिलता है। डायमंड, आपने डायमंड पढ़ा होगा। सो डायमंड का स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टलाइन होता है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा ग्लास का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ है सॉलिड दोनों, पर अमॉर्फस क्या होता है, जिसके आयन्स रेगुलर नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, नॉन रेगुलर अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स, तो अमॉर्फस सॉलिड होता है। और जिसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो होता है मतलब क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन
मतलब सॉलिड का अरेंजमेंट रेगुलर, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरली रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो नेचुरली मतलब बाय डिफॉल्ट नेचर ने ही उन्हें एक क्रिस्टल फॉर्म में बनाया होता है। जैसे कि आप NaCl है, NaHCO3 है, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखो NaCl, NaHCO3, इनका जो अरेंजमेंट है एकदम क्रिस्टलाइन, मतलब एकदम सीक्वेंस से रेगुलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो भाई जैसे ये Na2CO3 है, उसका नहीं होता है अरेंजमेंट, तो ये इसका नहीं है, ये क्रिस्टल नहीं है, तो इसको क्रिस्टल करना पड़ता है। Na2CO3 को हमको क्रिस्टल करना पड़ता है। सो हम कैसे करते हैं, 10H2O, ठीक है। सो 10H2O का मतलब हम इसमें पानी नहीं डालते हैं, पानी नहीं डालते, हम इसको मतलब 10 वाटर उसको क्रिस्टलाइन करते हैं। जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसको गीला नहीं करते हैं, गीला नहीं करते हैं, उसको क्रिस्टल करते हैं। वो अमॉर्फस होता है, उसको क्रिस्टल करते हैं। आपके मन में अगर ऐसा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब पानी से गीला करना, तो पानी से गीला करना नहीं, उसको रीअरेंज करना क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। फिर Na2CO3 अमॉर्फस था, सो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर Na2CO3 10H2O, ठीक है, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ना। सो इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू मेक इट क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको समझाना था, इससे आपके कोर्स का कुछ लेना देना नहीं है, पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शब्द आया मुझे आपको वो समझाना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो जो मेन हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी आपने वही समझा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। Many salts contain water molecules and are known as hydrated salts, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, उन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। आपने अभी बहुत सारे एग्जांपल देखे, Na2CO3, 10H2O, फिर आपने CaSO4, 2H2O जिप्सम देखा। तो ये सारे क्या है, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन 10 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। The water molecule present in salt is known as water of crystallization। और जो water molecule present होता है salt में, उसे हम कहते हैं water of crystallization। The water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। मतलब एक यूनिट में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसे हम water of crystallization कहते हैं। जैसे इसके एक यूनिट में CuSO4 के एक यूनिट में 5 वाटर, हम कहेंगे कि भाई 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसमें 10 यूनिट्स हैं, इसके एक यूनिट में 2 हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल एक कॉमन नेम है किसका, CuSO4 5H2O का, जिसको केमिकली क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5, एज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फिर Na2CO3 10H2O है। सो Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर है CaSO4 2H2O, ठीक है। so इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो इस तरह से आपके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सो दिस वाज द टॉपिक। ये कभी कभी 1 मार्क MCQ में ऐसा आता है कि भाई जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिप्सम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो 2, ठीक है। इसमें आपको जिप्सम की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्या है, तो 10, ठीक है, या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही CuSO और ब्लू विट्रॉल का वाटर मॉलिक्यूल कितना है, सो ब्लू विट्रॉल 5 है, ठीक है। सो दिस वाज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक एंड विद दिस वी आर एंडिंग अवर दिस चैप्टर। और हम अभी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड थोड़े से ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस, ठीक है।
बच्चों अभी ब्लूप्रिंट्स देख लेते हैं हम। पेज 33 पे ब्लूप्रिंट्स हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। तो इस कंपाउंड CaOCl2 जो कि हमने पढ़ा था केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स में, तो इसका नाम क्या है? कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका कॉमन नेम, ठीक है, इसको रेगुलर नेम है ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम अलग है। ठीक है, मैंने आपको वो भी लिखवाया था। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो जब हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो क्लोरीन के साथ किसको रिएक्ट कराते हैं हम? क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम भी कहते हैं, और वो किस में होनी चाहिए? ड्राई स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, अभी अभी हमने पढ़ा, आज ही पढ़ा कि भाई हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, उसकी हार्डनेस निकालने के लिए क्या यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फोर्थ नंबर व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। क्या होगा अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन आप हीट करोगे? ठीक है, क्या होगा अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन हीट करोगे? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। कौन सा रिएक्शन बनेगा? अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला भी आपने आज ही पढ़ा। ठीक है, मैंने जब हमने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा तब मैंने ये इक्वेशन मेंशन की थी आपको कि जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग भी करना है। ये Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ 2 हमने आगे लगा दिया। ठीक है, H बैलेंस हुआ, यहाँ देखो 2 3 जा 6, सो ये 3 है, 4 है, 5 6। ठीक है, इसके बाद है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसके साथ वाटर, वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल्स मिलाया जाता है तो क्या मिलता है हमें? जिप्सम। ठीक है, ये आपने अभी अभी ये भी आज ही पढ़ा है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ देखो ये वाली रिएक्शन आपने बिल्कुल लास्ट में POP में देखी थी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जो हाफ है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, फिर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने ऐड किए, इसमें ऐड किया तो वो एक हार्ड सब्सटेंस जिसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट TH2O। ठीक है, सो दिस इज योर ब्लूप्रिंट, 5 ब्लूप्रिंट्स ऑफ पेज नंबर 33 योर NCERT। अब हम NCERT की एक्सरसाइजेस पेज 34 देख लेते हैं। पेज 34 में एटलीस्ट जो फर्स्ट 4 है वो MCQs हैं, so I don't need to write them out on my whiteboard, so I'm just dictating you that. Page number 34, पेज नंबर 34 पे देखो। फर्स्ट प्लीज आपकी NCERT ओपन कर लो अगर आपने नहीं की है। पेज 34 एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन 1, A solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो कोई भी सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है तो उसका मतलब वो क्या होता है? बेस होता है, और बेस का pH 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, इतना पता लग गया, बेस है और उसका pH 7 से ज्यादा होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखो, A1 है, B4 है, C5 है और D10 है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि इसका जो pH है, ठीक है, इसका जो pH है वो ज्यादा है 7 से। ठीक है, बेस है तो 10, D10 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। अच्छा, क्रश्ड एग शेल्स क्या होते हैं? एग शेल्स में
एगशेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगर मैं एगशेल्स बोल रही हूँ मतलब मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रही हूँ। इन्होंने आपको स्ट्रेट कैल्शियम कार्बोनेट ना लिख के इन्होंने आपको एगशेल लिख दिया है ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सो एगशेल्स की जगह कैल्शियम कार्बोनेट समझो, ठीक है। सो सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद, कह रहा है एक सॉल्यूशन जो कि एगशेल से रिएक्ट हुआ, मतलब CaCO3 से रिएक्ट हुआ, तो एक गैस थी, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। सो CaCO3 किससे रिएक्ट होगी कि भाई वो गैस देगी, गैस तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की में, हमने CO2 डिटेक्शन, टेस्ट डिटेक्शन फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में हमने ये पढ़ा था। सो कौन सा वो सॉल्यूशन है जो CaCO3 से रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करेगी। तो इसके साथ कौन सा सॉल्यूशन रिएक्ट होगा, तो नीचे है NaCl, HCl, LiCl, KCl। सो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज HCl, ठीक है। सो HCl होगा। आप नेक्स्ट देखो थर्ड, 10 ml of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। कह रहा है 10 ml of सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 8 ml of HCl चाहिए, ठीक है। 10 ml of सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml of HCl चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अगर NaOH 20 ml ले लिया, अगर NaOH डबल ले लिया आपने, सो आपको सामने HCl कितना चाहिए होगा। सो HCl कितना लेना पड़ेगा अगर आपने सामने उसको डबल ले लिया। सो द आंसर इज आप भी डबल लोगे, ठीक है, आप भी डबल लोगे। अगर आपने उसको डबल ले लिया है तो सामने आपको उसको भी डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका आंसर है 16 ml D। आपने मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 लिया था, सामने उसको आपने 20 कर दिया। अब अगर 8 HCl है तो उसका डबल करोगे, दैट विल बी 16। सो आंसर इज 16 ml D। फोर्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, अगर पेट में गड़बड़ हो गई है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, सो कौन सी मेडिसिन लेना अच्छा रहेगा। A एंटीबायोटिक, B एनाल्जेसिक, C एंटासिड, D एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक मतलब कभी बॉडी में पैथोजेंस वगैरह घुस जाते हैं उसके लिए काम आती है। एनाल्जेसिक पेन किलर टाइप होती है। एंटासिड पेट वगैरह के लिए होती है। एंटीसेप्टिक वो एक मतलब चोट वगैरह लगती है। सो आप इंडाइजेशन के लिए एंटासिड, ठीक है। फिफ्थ नंबर है, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, ठीक है। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किससे रिएक्ट कराओगे कि आप जिंक से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा। सो आपको बस इसके नाम लिख देने हैं, ठीक है। सो लिख दें आप भी नाम। बच्चों अभी फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है आपके रिएक्शंस आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका है पेज नंबर 34, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 34 है। सो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना, थोड़ा आप मेंटेन करना अच्छे से नोट्स। भाई एग्जाम के टाइम आपको कुछ और खोलना ही नहीं पड़े, आप पूरा नोट्स आपके रेडी हो, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक भी उसी में ही, सारे नोट्स उसी में ही, तो अच्छा हो जाएगा आपकी। तो आंसर 1 देखें। आंसर 1 है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ। तो क्या मिलेगा, ये देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। फर्स्ट वाला सिंपल था। सेकेंड वन, आंसर 2 है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। तो HCl Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो यहाँ MgH रिएक्ट डिस्प्लेस कर देगा फिर से। सो MgCl2 प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ देखो 2 है, ये 2 है, सो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2HCl। थर्ड नंबर है
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। सो सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रही है। सो सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस है फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का, और आपको देगा हाइड्रोजन गैस सामने रिलीज होगी, ठीक है। सो आपको पता होगा Al+3 होता है और SO4 2- होता है, ठीक है। Al+3 होता है और SO4 2- होता है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। इस तरह से हुआ होगा। सो अब इसको बैलेंस भी करना है आपको, तो बैलेंसिंग करेंगे अभी। सो बैलेंसिंग है आपकी, देखो ये Al के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, SO4 के 3 हैं, ये पूरा एक गिनेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन है, पूरा एक गिनूंगी, 3 है। सो यहाँ 3 से कर दूंगी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, सो यहाँ 3 से करूंगी, ठीक है। 4th नंबर, आंसर 4, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा, सो वो बनाएगा आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो यहाँ पे भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो 2 यहाँ आएगा, ठीक है। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। सो दीज वर द 4 इक्वेशंस। इसके बाद क्वेश्चन 6 आपका है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन 6 बोल रहा है कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। क्या बोल रहा है कि भाई जो अल्कोहल और ग्लूकोज है, तो अल्कोहल ग्लूकोज में अगर आप उनकी फॉर्मूला देखो तो उनके अंदर H होता है, हाइड्रोजन होता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है। इसका आप ये पूरा एक आप पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर्स में। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है और ग्लूकोज तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस C6H12O6। सो दोनों में ऐसा देखा जाए तो H प्रेजेंट है, दोनों में H प्रेजेंट है, पर वो एसिडिक क्यों नहीं होता है, उसमें H+ आयंस क्यों नहीं होते, वो एसिडिक क्यों नहीं होता है, वो एक्टिविटी आपको डिस्क्राइब करनी है। ये चीज आगे हमको आई भी थी, बताऊं कौन से टॉपिक में ये चीज आई थी। लिखा है कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। एसिड्स नहीं होते हैं, ये एक्टिविटी से दिखाओ, हमें एक्टिविटी से प्रूव करो। आप आपकी एनसीईआरटी में इस आंसर के लिए, एक्टिविटी के लिए, ये जो एक्टिविटी मांग रहा है वो आपकी एनसीईआरटी में पेज 22 पे है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपकी पेज 22 पे है। जब हमने पढ़ा था कि सारे एसिड्स और बेस में कॉमन क्या होता है, ठीक है, मैंने ऐसा एक टॉपिक लिखवाया था कि भाई एसिड्स और बेस में कॉमन क्या होता है, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, सारे बेस में क्या कॉमन होता है। तब मैंने बात की थी सब एसिड्स के पास H+ आयंस होते हैं, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा पर होते हैं। सो तब मैंने आपको ये बताया था कि भाई अल्कोहल ग्लूकोज के पास H+ आयंस नहीं होते, इसलिए वो हाइड्रोजन मतलब एसिड नहीं है। तो जब मैंने आपको बताया था तो साथ में एक एक्टिविटी थी, ठीक है। सो मे बी यहाँ हमारे क्वेश्चन में वो एक्टिविटी कवर हो गई। अभी पेज 22 पे आपकी एनसीईआरटी पेज 22 निकालो, पेज 22 पे है एक्टिविटी 2.8। ये एक्टिविटी आपको लिखने के लिए पहले साथ में वो फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर 2.3। पेज 22 पे फिगर 2.3 बनानी है। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये फिगर दिखा रही है कि भाई अगर पानी में एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है ना, आयंस के चार्ज की वजह से कंडक्ट होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसमें इस एक्टिविटी में एक बीकर लिया गया है, एक रबर कॉर्क लिया गया है, ठीक है। रबर का एक कॉर्क ढक्कन जैसा लिया गया है, उसके ऊपर 2 नेल्स फिक्स कर दी गई हैं, किल्लियां फिक्स कर दी गई हैं, और दोनों नेल्स को वायर लगा के बैटरी से अटैच कर लिया गया है स्विच के साथ, और एक बल्ब, ठीक है। और उसके अंदर है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, उस बीकर में है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। बीकर लिया गया है, नीचे रबर का कॉर्क रखा गया है, उसमें 2 नेल्स फिक्स कर दी गई हैं, उन नेल्स को बैटरी के साथ ज्वाइन किया गया है और बल्ब के साथ ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्टिविटी?
एक्टिविटी साइड में लिखी हुई है बॉक्स में, ये आपको फिगर ड्रॉ करनी है। इसके बाद पेज 22 में आपको साइड में एक्टिविटी लिखी है, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। आपको ये सारे सॉल्यूशंस लेने हैं। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। आपने जो साइड में जो अपैरेटस सेटअप किए हैं उसका सारा समझाना लिखा हुआ है कि भाई 4 सॉल्यूशंस लो, ये एक्टिविटी करने के लिए 4 सॉल्यूशन लो, ग्लूकोज लो, अल्कोहल लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, सल्फ्यूरिक एसिड लो। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। अब 2 nails उस पे फिक्स करो, मतलब उस पे सिर्फ घुसा दो या लगा दो, जो भी बोलो, और 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर मतलब भरा हुआ होना चाहिए। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 volt बैटरी थ्रू बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर। तो बैटरी लगाओ, बल्ब लगाओ, ठीक है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन अ बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब क्या करो, इस बीकर में करंट मतलब पहले वाटर भरा है आपने, 6 ml भरा है। सो अब क्या बोल रहा है, आप कितना ml वाटर भरा है आपने, कनेक्ट द पहले 100 ml बीकर, मतलब आपने 100 ml पानी भरा हुआ है पहले। अब क्या बोल रहा है कि इसमें अभी आप क्या भरो, डाइल्यूट HCl भरो बीकर में और करंट चालू कर दो, HCl डाल के करंट चालू कर दो। फिर यही चीज आपने HCl के साथ की। अब इसके बाद यही चीज रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यही चीज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो। फिर नीचे रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस, ठीक है। सो पहले किसके साथ करना है, HCl के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फिर ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पेज नंबर 23 पे आ जाओ। पेज नंबर 23 पे ऊपर की लाइन, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, ठीक है। जो एसिड्स होंगे तो एसिड की वजह से बल्ब ग्लो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि आयंस कंडक्ट होने लगेंगे, H+ आयंस, और कंडक्शन ऑफ आयंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through a solution. The electric current is carried through the solution by ions. ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है सिंपली। भाई आयंस प्रोड्यूस कब होते हैं, HCl डालोगे, HCl में प्रोड्यूस होंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में भी आयंस बनेंगे, पर ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, उनमें H+ है ही नहीं, ठीक है। सो ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पूरी हुई। सो आपको टेक्स्ट में ही इसका अच्छा आंसर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है 7, Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? कह रहा है डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, पर जो बारिश का पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? पहले मुझे चेक करने दो, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कवर हो गया है, या शायद मैंने समझाने में कहीं लिया हो। पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, हम कवर कर लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने कवर नहीं किया आगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्टिल वाटर, डिस्टिल मतलब एकदम प्योर वाटर, मतलब जिसमें कोई आयंस ही नहीं, न्यूट्रल, डिस्टिल मतलब न्यूट्रल वाटर, पीएच देखा था ना आपने, प्योर वाटर 7 था। सो इतना प्योर वाटर है, मतलब इसमें आयंस ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब इसमें आयंस ही नहीं है, ना H+ आयंस है ना OH- आयंस है, और ये मतलब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते हो। पर जब बारिश का पानी गिरेगा, बारिश के पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो। तो रीजन क्या है, बारिश का पानी थोड़ा सा एसिडिक होता है, या शायद बेसिक भी हो सकता है, सो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। सो आंसर लिखें, मैं आंसर आपको डिक्टेट कर देती हूँ। अच्छा, आंसर है डिस्टिल वाटर डज नॉट एनी आयंस हैव नो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आंसर है डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस it
डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस ही नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, ठीक है। सो पर इन रेन वाटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स, ठीक है। बट इन रेन वाटर कंटेन्स आयंस, इसमें आयंस होते हैं, बट रेन वाटर कंटेन्स आयंस इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स, ठीक है। कंटेन आयंस इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स। फिर these acids are produced due to dissolution of acidic oxides in and makes it a better conductor of, मतलब इसमें आयंस होते हैं उसमें नहीं होते हैं, सो इन एसिड्स की वजह से ये बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स इट बिकम्स बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से ये एक बेटर कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये शायद ये वाली चीज भी आ गई थी कि एसिड्स है H+ आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं, जब वाटर का प्रेजेंस होता है, वाटर में ही एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं और एसिडिक रिएक्शन दिखाते हैं। ये इवन ऐसे भाई एक ड्राई लिटमस पेपर ऐसा आगे शायद मेरे ख्याल से ब्लूप्रिंट में ऐसा क्वेश्चन आया था। सो जो आयंस हैं वो लिक्विड मीडियम में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, सो इसका आंसर है 8th का आंसर है आयंस आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वस मीडियम एंड प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, सो आप क्या लिखोगे, आयंस आर, आंसर 8, आयंस आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन, आयंस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओनली इन एक्वस मीडियम, खाली एक्वस मीडियम में ही आयंस, मतलब वाटर, आयंस प्रोड्यूस होने के लिए वाटर चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर H+ आयंस का प्रेजेंट है तो क्या आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज, अगर H+ है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। Hence acid show acidic behavior in the presence of water and not only in absence, ठीक है। सो जो आयंस है वो आयंस खाली एक्वस मीडियम में ही प्रोड्यूस होते हैं और वो प्रोड्यूस होते हैं, और आयंस प्रोड्यूस होना मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर की प्रेजेंस में ही आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसके एब्सेंस में नहीं। 9th नंबर है, 9th ये CBSE में आ गया है, ठीक है, एक आध बारी 9th आया हुआ है CBSE में। सो 9th वाला देखते हैं, 5 सॉल्यूशंस ABCDE, 5 सॉल्यूशन है ABCDE और उनके pH हैं, pH है 4, 1, 5 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं नाइन्थ नंबर, ये CBSE में आया हुआ है आपका, क्या है, 5 सॉल्यूशंस ABCDE, ठीक है। ये 5 सॉल्यूशंस हैं और इनका pH है 4, 1, 11, 7, 9, 4, 1, 11, 7, 9, ये pH है इनका, ठीक है। सो अब ये इनका pH है। सो विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, पहला न्यूट्रल कौन है, अब ये 5 क्राइटेरिया में इसको फिट बिठाओ कि न्यूट्रल कौन है। सो एक बारी बारी से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। सो ए न्यूट्रल कौन है, सो न्यूट्रल कौन है, D, ठीक है। 7 जिसका होगा वो D। इसका बाद है B है, ये इसके लिए ना वो pH स्केल खोल लो आप, कलर वाली जो pH इंडिकेटर्स में वो pH स्केल थी कलर वाली, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये, ठीक है।
मैं आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ। ये वाली स्केल है आपकी, ये वाली स्केल है आपकी पेज नंबर 26 पे है, ठीक है, पेज नंबर 26 पे है। सो स्केल क्या बोलती है, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ देखो, ये मैं स्केल ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये 0 से 14 है, ये बीच में 7 है, ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल हुआ, और सॉरी 1 से 14 है, ठीक है। सो यहाँ जो 1 है ये स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, मतलब जितना छोटा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और यहाँ ये वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 8 से फिर यहाँ से इसका भाई जो OH है, ठीक है, जो OH है यहाँ पे इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ ये वीक होगा, यहाँ ये वीक अल्कलाइन होगा, और यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ऐसी कुछ टेबल है आपकी। सो यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स इसके हिसाब से, ठीक है, जो आंसर मांग रहा है अभी हम कर लेते हैं। सो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, फिर C है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, फिर D है वीकली एसिडिक, E है वीकली अल्कलाइन, ठीक है। सो अब इस सब के आंसर करो। सबसे स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन होगा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन पीछे वाला नंबर होता है, सो पीछे वाला 11 है। फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है सबसे छोटा, सो 1। वीकली एसिडिक, सो वीकली एसिडिक होता है ये 4, ठीक है, नंबर थोड़ा आगे होता है। वीकली अल्कलाइन, तो वीकली अल्कलाइन क्या है, जो आगे वाले नंबर होते हैं, सो 9, ठीक है, 7 से। सो ये है, अब क्या बोल रहा है, अच्छा 11 है C, 1 है B, 4 है A, और 9 है E, ठीक है। सो ये हमने DCBAE किया, ठीक है, DCBAE। अच्छा अब क्या बोल रहा है आपको, pH इन इंक्रीजिंग, अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से pH का अरेंजमेंट करना है। सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अरेंज pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे ज्यादा बड़ा pH किसका है, B, मतलब सबसे ज्यादा आयंस इसके पास है, ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, इससे थोड़ा छोटा कौन होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा, देखो ये सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 4 होगा, उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। सो ये भी हो गया 4, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा ये 4 वाला कौन सा है आपका, 4 वाला A है, ठीक है। सो ये A है, ठीक है, पहले है B फिर A। इसके बाद होगा आपका D जो कि न्यूट्रल है 7, ठीक है, ये बीच में। ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती, ये देखो ये यहाँ बढ़ती है, यहाँ ज्यादा है, और यहाँ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ लेस होती है, लेस H+ होता है, यहाँ मोर H+ होता है, यहाँ लेस H+ होता है, यहाँ मोर होता है, ठीक है, पर ये सबसे ज्यादा ही होता है इस साइड का, ठीक है। फिर D से थोड़ा सा कम, D से और कम कौन सा होगा, E वाला, ठीक है। सो E वाला है, E वाला क्यों कम है, क्योंकि E देखो 9 है, ठीक है। सो 9 वाले में यहाँ वीक एसिड होगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, वीक बेस होगा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, वीक बेस होगा इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो अब रहा क्या, AB हो गया, C रहा, ठीक है, सबसे कम C, ठीक है। सो C जो 11 है इसमें सबसे कम आयंस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें OH- ज्यादा होगा। सो CEDAB, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर pH स्केल अच्छे से की है, सो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो वी आर एंडिंग इट हियर टुडे ओनली। क्वेश्चन 9 पे कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली,
राइट ईच क्वेश्चन विद आंसर, मेक परफेक्ट नोट्स, ठीक है, अच्छी राइटिंग में परफेक्ट नोट्स, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन फेस करनी पड़ेगी, नोट्स परफेक्ट हैं, आप अपने नोट्स को ही गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।